चारों तरफ शोर शराबे और ढोल धमाके और लोगों की हंसी ठहाकों की आवाज़ें गूंज रही थी। माहौल बहुत खुशगवार था। पूरी हवेली दुल्हन की तरह से फूलों और लाइटों से सजाई हुई थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। क्यों न होती आज राजपूत घराने के बड़े बेटे सूरज प्रताप की बारात जो जा रही थी। तभी शोर के बीच किसी ने दहाड़ते हुए कहा, बंद कीजिए ये सब, रोक दीजिए ये सब। उस एक आवाज़ पर सबकी नज़रें उस राजा महाराजाओं जैसे व्यक्तित्व वाले विक्रम प्रताप चौहान की तरफ उठी, जिनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, आंखें लाल हो रही थी। ये किसी आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत थी। तभी उनकी छोटी बहन उनके पास आई और वजह जानने की कोशिश की, तो जो कुछ उन्होंने कहा वह सुनकर उनकी बहन के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि बालों में जल्दी जल्दी कंघी करते हुए मोहिनी शीशे में देखकर खुद को संवार रही थी। उसे बड़ी जल्दी थी, क्योंकि आज दिन ही बहुत खुशी का था। तभी नौकरानी ने उसे जाकर कहा, ठाकुर साहब आपको जल्दी बुला रहे हैं। अपने पिता की एक आवाज़ पर मोहिनी ने अपना सामान उठाया और बाहर की तरफ भागती हुई चली गई। बाहर उसके पिता ठाकुर राजवीर सिंह गाड़ी में बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। आज मोहिनी और उसके पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज मोहिनी को उसके स्कूल में मेडल मिलने वाला था। मोहिनी ने 10वीं क्लास में टॉप किया था। वह हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने पिता का सीना गर्व से चौड़ा करती आई थी। हालांकि राजवीर सिंह हमेशा ही बहुत बिजी रहते थे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के इनाम मिलने पर वह हमेशा ही उसके साथ जाते थे और इस खुशी के मौके पर स्कूल के सभी बच्चों को कुछ ना कुछ तोहफे में ज़रूर देते और पूरे गांव के लोगों में भी कुछ ना कुछ बांटते ज़रूर थे। गांव में यह स्कूल भी उन्हीं की देन थी। हालांकि उनका गांव छोटा सा था, पर वहाँ पर बहुत खुशहाली थी। राजवीर सिंह खुद भी एक पढ़े लिखे और खुली सोच वाले इंसान थे। राजवीर सिंह दो भाई थे। उनके पिता चाहते थे कि राजवीर सिंह और उनका भाई दोनों अच्छी तरह पढ़ाई करके अपना बिजनेस खड़ा करें। इसीलिए उन दोनों को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज दिया गया। पर राजवीर सिंह को अपने गांव की बहुत याद आती थी। इसीलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद वह वापस आ गए। पर उनका भाई वहीं लंदन में ही सेटल हो गया और वहीं पर शादी करके घर बसा लिया। राजवीर सिंह के गांव वापस आने के कुछ ही समय बाद उनके पिता ने अपने दोस्त की बेटी से राजवीर सिंह की शादी कर दी थी। शायद उन्हें अपनी मौत का आभास हो चुका था। वह नहीं चाहते थे कि उनके बाद उनका बेटा दुनिया में अकेला रह जाए, क्योंकि भाई तो विदेश में बैठा था। माँ उनकी थी नहीं। उनके परिवार में राजवीर सिंह और उनके पिता ही तो थे। राजवीर सिंह की शादी के 2 महीने बाद ही उनके पिता चल बसे थे। राजवीर सिंह को अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। इस सदमे से बाहर निकलने में उन्हें काफ़ी लंबा समय लगा था। जब उनके घर में उनकी बेटी मोहिनी ने जन्म लिया, उसको देखकर वह अपने पिता के गम को भूलने लगे थे। लेकिन अभी दुख जैसे उनका पीछा कर रहे थे। मोहिनी अभी 1 ही साल की हुई थी जब राजवीर सिंह की पत्नी की मौत हो गई थी। राजवीर सिंह ठाकुर थे। वह ऊपर से तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे। तभी उनके एक दोस्त ने उनसे मोहिनी के बारे में कहा कि तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए। तुम पहले की तरह उठ खड़े हो जाओ। सुख दुख हमारे हाथ में नहीं है। जो दुनिया में आया है उसे लौट कर तो ज़रूर जाना है। यह समय हम या तुम तय नहीं कर सकते। जो जीने जाना है वह जा चुके। अब तो जो जिंदा है उनके लिए तुम्हें जीना होगा। अपने दोस्त के इन शब्दों से उनके अंदर जैसे नई जान पैदा हो गई थी। ठाकुर राजवीर सिंह प्रताप ने अब अपनी बेटी की जिम्मेदारी अच्छे से निभानी शुरू कर दी। हवेली के अंदर काफ़ी सारे नौकर चाकर थे, लेकिन अपनी बेटी मोहिनी के लिए उन्हें एक ऐसी नौकरानी की ज़रूरत थी जो उसे एक माँ की तरह प्यार कर सके। वह अपनी बेटी पर सौतेलेपन का साया नहीं पड़ने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सौतेले रिश्ते कभी वफादार नहीं होते। इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। अपनी बेटी के लिए वह ऐसे ही किसी पर तो भरोसा नहीं कर सकते थे। तभी उन्हें अपनी पुरानी नौकरानी कमली बाई की याद आई। उन्होंने कमली बाई को बुलाकर कहा, आज से मोहिनी की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ध्यान रहे, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मेरा भरोसा टूटने ना पाए, वरना अंजाम तुम जानती ही हो कि राजपूत धोखेबाजी और गद्दारी को कभी माफ़ नहीं करते। कमली बाई ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सरकार, आपको मेरी तरफ से कभी भी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मोहिनी बिटिया की परवरिश और सेवा का आपने मौका दिया।
राजवीर सिंह प्रताप एक बहुत दयालु इंसान थे, लेकिन धोखेबाजों को वह बख्शते नहीं थे। उस दिन से मोहिनी को कमलीबाई ने एक माँ और नौकरानी का फर्ज निभाते हुए पाला था और यूं 22 साल गुजर गए थे। आज भी मोहिनी के हर काम कमलीबाई ही करती थी। मोहिनी भी कमलीबाई को बिल्कुल अपनी माँ की तरह प्यार करती थी और उन पर पूरा भरोसा करती थी और उन्हें अम्मा कहकर बुलाती थी। दोपहर को जब मोहिनी अपने पिता के साथ आई तो सबसे पहले अम्मा अम्मा कहते हुए कमलीबाई को लिपट गई और अपनी ट्रॉफी और मेडल उनके हाथ में खुशी से थमाते हुए बोली, देखो अम्मा, आज तुम्हारी लाडली ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ही ली, वह भी पूरे गर्व के साथ। उसकी बात सुनकर उसके पिता राजवीर सिंह बोले, क्या मतलब बेटी? मोहिनी कहने लगी, हाँ पिताजी, बस अब मुझे आगे नहीं पढ़ना। राजवीर सिंह खुद बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, इसीलिए वह चाहते थे कि उनकी बेटी भी पढ़ी लिखे और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वह कहने लगे, नहीं बेटा, तुम्हें अभी आगे पढ़ना होगा और किसी काबिल बनना है। हाँ, अगर तुम नहीं पढ़ना चाहती तो बात अलग है, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम आगे पढ़ो। मोहिनी कहने लगी, बाबा, मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन आप तो जानते ही हैं हमारे गांव में कोई और स्कूल है नहीं और शहर में लड़कों के साथ पढ़ना मेरे बस की बात नहीं। यह सुनकर उसके पिताजी मुस्कुराए और बोले, इसमें क्या बड़ी बात है बेटा, तुम्हें अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है, लड़के तो यहाँ भी थे। मोहिनी बोली, यहाँ गाँव की बात और है पिताजी, पर शहर के माहौल से मुझे डर लगता है, न जाने कॉलेज का माहौल कैसा होगा। पिताजी के समझाने पर मोहिनी मान गई और राजवीर सिंह ने उसका एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में करा दिया। मोहिनी को कॉलेज छोड़ने के लिए उसकी हवेली के पुराने ड्राइवर हरि सिंह जाता था। मोहिनी ने वहां जाकर भी पढ़ाई में अपने झंडे गाड़ दिए थे। सभी टीचर्स मोहिनी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। इस तरह से उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। उस दिन मोहिनी अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे बैंड बाजे की आवाज़ आई। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ और जाम में उसकी गाड़ी फंस गई थी। ड्राइवर लगातार हॉर्न दे देकर धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। मोहिनी ने पूछा, हरी काका, ये सब क्या हो रहा है? किसी की बारात जा रही है क्या? दूल्हा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। हरी काका ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बेटी, ये हमारे पास के गांव के मुखिया ठाकुर विक्रम प्रताप के बेटे के लिए खुशियां मनाई जा रही हैं। आज वह विदेश से पढ़ाई करके लौट रहा है, बस उसी को लेकर आ रहे हैं। तभी गले में फूलों की मालाओं से लदा एक लड़का, जिसे जीप के ऊपर बिठाया हुआ था, चारों तरफ हाथ हिलाता हुआ मोहिनी को दिखाई दिया। यह सूरज प्रताप था, जो कि विदेश से आज लौटा था। साथ में उनके पिता ठाकुर विक्रम भी थे। धीरे धीरे भीड़ कम हुई तो मोहिनी अपनी हवेली पहुंची। विक्रम प्रताप चौहान, जो गांव के मुखिया भी थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति और ज़मीनों के मालिक भी थे। दौलत इतनी थी कि जितना उनको खुद भी पता नहीं था। अपने बेटे की लौटने की खुशी में आज उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। पूरे गांव को खूब सजाया गया और रात को जश्न भी मनाया गया। पूरी रात नाच गाना खाना पीना चलता रहा। गांव वालों ने खूब मौज मस्ती की। विक्रम प्रताप चाहते थे कि उनका बेटा उन्हीं की तरह गांव की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले और राजपूत घराने का नाम रोशन करे। लेकिन राजीव के तो सपने ही अलग थे, क्योंकि उसने एक लंबी उम्र विदेश में गुजारी थी। इसीलिए गांव में एडजस्ट करना उसके लिए नामुमकिन था। अपने पिता के जोर देने पर वह गांव वापस आ तो गया था, लेकिन अभी तक उसने अपने पिता से अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया था। वैसे भी वह थोड़े दिन खाली रहना चाहता था। सूरज के पिता ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, मैं चाहता हूँ ये जिम्मेदारी अब तुम संभालो। हमारी जायदाद और ज़मीनें हैं, ये सब मैं तुम्हारे नाम कर देना चाहता हूँ। हालांकि उनके पास इतनी दौलत थी कि सूरज को भी किसी चीज़ का लालच नहीं था। वह बोला, पिताजी, अभी मुझे इस सारे बोझ के नीचे मत दबाइए, मैं थोड़े दिन खाली रहना चाहता हूँ। उसके पिता कहने लगे, बेटा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ काम सब मैं खुद ही करूँगा। बस उम्र का तकाजा है, इसीलिए मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर देना चाहता हूँ। लेकिन सूरज अंदर ही अंदर इस सब के लिए तैयार नहीं था। वह तो कुछ ही दिन गांव में रहकर वापस चले जाना चाहता था, पर अपने पिता से ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता राजपूत विक्रम चौहान बहुत गुस्से वाले भी हैं। आज पूरी रात वह यही सोचे जा रहा था कि अपने पिता से इस बारे में कैसे बात करे। परेशानी की वजह से वह सो भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखें लाल थीं। उसके पिता उसे देखकर बोले, बेटा, क्या तबीयत खराब है? वह बोला, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं, बस रात में नींद ठीक से नहीं आई। उसके पिता धीरे से मुस्कुराए। वे कुछ और ही सोच रहे थे। तभी उन्होंने राजीव को अपने पास बिठाते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर सूरज चौंक उठा।
सूरज इससे पहले अपने पिता से कुछ बोल पाता, उसके पिता ने उसे अपना फरमान सुना दिया कि आज मैं तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। 4-5 फ़ोटो तुम्हारे कमरे में रखे हैं, वह देख लो। उनमें से अगर कोई पसंद है तो ठीक है, नहीं तो मेरी नज़र में एक लड़की है जो तुम्हारे लिए हर तरीके से लायक है। वह पढ़ी लिखी है और घरेलू भी है और हमारी बराबरी के ही है। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी अनपढ़ लड़की से शादी करूं। ये कहकर विक्रम प्रताप आगे बढ़ गए और सूरज अपने पिता विक्रम को जाता हुआ देखता रह गया। वह अपने पिता से प्यार भी बहुत करता था और उनसे डरता भी बहुत था। अभी तक तो वह जायदाद के मामले में ही उलझा हुआ था, अब दूसरी मुसीबत उसके गले पड़ गई थी। आज वह बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तभी उसने अपने दोस्त अर्जुन को कॉल किया और उसे समय मिलने के लिए बुलाया। उसका दोस्त अर्जुन इसी गांव में रहता था और उसका पुराना दोस्त था। वह एक बहुत अच्छा इंसान था। सूरज प्रताप के विदेश चले जाने के बाद भी उनकी दोस्ती हमेशा जैसी ही रही। सूरज प्रताप अपने दिल का हर राज अपने दोस्त अर्जुन से बताता था। वह दोनों आपस में बहुत अच्छे और गहरे और सच्चे दोस्त थे। सूरज प्रताप ने अर्जुन से मिलकर सारी बात बताई तो अर्जुन कहने लगा कि इसमें बुराई क्या है, अंकल ठीक ही तो कह रहे हैं, अब हमारी शादी की उम्र हो ही गई है। इस पर सूरज प्रताप हैरानी से मजाक में आंखें निकालते हुए अर्जुन की तरफ देखकर बोला, हमें की बात कब हो रही है, ये मेरी बात हो रही है और तुझे अपनी शादी की भी पड़ गई। अर्जुन बहुत शर्मीला था। इस बात पर वह शर्मिंदा हुआ तो जोर से सूरज प्रताप ने उसके कंधे पर एक जोरदार घूंसा मारा तो अर्जुन भी हंस दिया। सूरज अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की को पसंद करता था और उसी से शादी का वादा भी कर चुका था। उसका इरादा था कि वह कुछ दिन गांव से छुट्टियां गुजारकर अपने पिता की मंजूरी लेकर वापस चला जाएगा और फिर वहीं जाकर शादी करके सेटल हो जाएगा। लेकिन यह बात करने की ना तो सूरज के अंदर हिम्मत थी और ना ही अर्जुन कुछ कह पाया। एक हफ्ते बाद विक्रम प्रताप ने सूरज को अपने कमरे में बुलाया और उसे कुछ लड़कियों के फोटो दिखाए, पर उसने सभी के लिए इनकार कर दिया। वह सोच रहा था कि जब मैं इनकार कर दूंगा तो शायद उसके पिता खुद ही पूछ लेंगे कि तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बताओ। पर विक्रम प्रताप थे, वह अपनी परंपरा को निभाते आए थे। उनके ख़ानदान में हमेशा शादी के फैसले बड़ों ने ही किए थे, इसीलिए अब भी उन्होंने इसी परंपरा को निभाया। और फिर सूरज के मना करने के बाद भी आखिर में उन्होंने मोहिनी का फ़ोटो सूरज के सामने रख दिया और कहा, यह लड़की हमने तुम्हारे लिए चुन ली है। कल हम इस लड़की के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस रिश्ते के लिए हमें ना नहीं होगी। सूरज प्रताप आगे कुछ नहीं कह सका। वह खामोशी से अपने कमरे में लौट आया। पूरी रात वह बेचैनी और परेशानी में जागता रहा। आज उसे लग रहा था कि काश उसकी माँ होती तो वह शायद उसके पिता को समझा पाती। कभी उसे खुद पर गुस्सा आता कि वह क्यों हिम्मत नहीं कर सका कि अपने पिता को सच्चाई बता दे, क्योंकि वह उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। दूसरी तरफ मोहिनी ने 11वीं क्लास पहले से भी ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास तो कर ली थी, लेकिन अभी 1-2 महीने से उसे कॉलेज में किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसी के कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था। वह अक्सर मोहिनी के पास आता और उससे बात करने की कोशिश करता। लड़का हालांकि कोई आवारा किस्म का नहीं था, एक शरीफ घर से लगता था, लेकिन मोहिनी को इस सब से बहुत डर लगता था और उसने अपने पिता से वादा भी किया था कि वह कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि उसके पिता की इज्जत पर कोई आँच आए। उसकी सहेली उस लड़के को जानती थी। वह लड़का भी 12वीं क्लास के दूसरे सेक्शन में पढ़ता था और उसका नाम अजय था। एक दिन वह मोहिनी के सामने आकर खड़ा हो गया। मोहिनी तो थर-थर कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी हालत ख़राब होते देखकर अजय वहाँ से भाग गया। अब मोहिनी को कॉलेज आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह किसी से क्या बताती। एक तरफ उसे अपनी पढ़ाई की चिंता थी। वह किसी भी तरह अपनी 12वीं पास कर लेना चाहती थी, लेकिन अक्सर ही अजय उसके सामने आ जाया करता था। वह कांप कर रह जाती। हालांकि अजय उससे कभी कुछ कहता नहीं था, फिर भी मोहिनी को बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। वह सोच रही थी कि इस सारी परेशानी का हल एक ही है कि वह इस कॉलेज को ही छोड़ दे, फिर वह अपनी हवेली में पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। जबकि उसकी ज़िंदगी का तो एक बहुत बड़ा फैसला होने ही जा रहा था। दूसरी तरफ अगले दिन पिता के आदेश पर सूरज प्रताप राजकुमारों की तरह तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो बाहर उसके पिता विक्रम चौहान किसी राजा महाराजा की तरह तैयार हुए खड़े थे। साथ में कुछ नौकर बड़े बड़े थाल खूबसूरत रंग बिरंगे कपड़ों से ढके हाथों में लिए खड़े थे। यह सारा सामान एक अलग गाड़ी में लगाया गया था। राजपूत घराने के बेटे का रिश्ता लेकर जा रहे थे, भला खाली हाथ कैसे जा सकते थे। मोहिनी के पिता राजीव सिंह को पहले ही खबर दे दी गई थी।
राजवीर सिंह भी बहुत खुश हो रहे थे। उनकी बेटी का पहली बार ही कहीं से रिश्ता आ रहा था। हालांकि दोनों अलग अलग गांव के जमींदार थे, पर एक दूसरे को जानते थे। विक्रम चौहान जैसे ही राजवीर सिंह की हवेली के बाहर पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। राजवीर सिंह की हवेली भी किसी महल से कम नहीं थी। यह देखकर सूरज चौहान की भी आंखें चमक रही थी, लेकिन अंदर से वह बुझा हुआ था। उसका मन बिल्कुल भी खुश नहीं था। मोहिनी को बुलाया गया तो मोहिनी सर पर पल्लू ढके, नजरें नीचे किए जब सूरज और विक्रम चौहान के सामने आई, तो एक बार तो सूरज का दिल भी उसे देखकर धड़का था। वह थी ही इतनी प्यारी, नाम ही उसका मोहिनी था। वह तो सबका दिल ही मोह लेती थी। काफ़ी देर बातचीत चली। उसके बाद यह रिश्ता पक्का कर दिया गया और साथ में शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। दोनों, विक्रम चौहान और राजवीर सिंह, आपस में खूब हंसते हुए गले मिले। राजवीर सिंह ने तभी के तभी हज़ारों रुपये अपने होने वाले दामाद सूरज प्रताप के हाथ में रख दिए। वह उनकी तरफ से सूरज के लिए शगुन था। दोनों तरफ ही खुशियों का समा बन चुका था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। दोनों जमींदारों ने ही खुशी के मौके पर गांव में खूब पैसा लुटाया, गरीबों में बहुत कुछ दान किया। राजपूत विक्रम चौहान की हवेली 1 महीना पहले ही सजा दी गई। शादी को 1 हफ्ता बचा था और पूरी हवेली के अंदर जश्न का माहौल था। विक्रम चौहान की छोटी बहन, जो पास के गांव में रहती थी, अपने पूरे परिवार को लेकर आ चुकी थी। लेकिन सूरज का दिल मायूस था। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। अब उसका दिल बागी हो रहा था। वह अपने दोस्त अर्जुन से बार बार यही बात कह रहा था कि किसी तरह यह शादी रोक दो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। लेकिन अर्जुन उसी को समझाता कि शायद अब हमने इस मामले में बहुत देर कर दी है। अपने पिता की बात दिल से कबूल कर लेनी चाहिए। 1 हफ्ते तक पूरी हवेली में जश्न मनाया जाता रहा और आज तो बारात का दिन आ चुका था। चारों तरफ शोर शराबे और ढोल ढमाके और लोगों की हंसी और ठहाकों की आवाज़ें गूंज रही थी। माहौल बहुत खुशगवार था। पूरी हवेली दुल्हन की तरह से फूलों और लाइटों से सजी हुई थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। क्यों न होती, आज राजपूत घराने के बड़े बेटे सूरज प्रताप की बारात जो जा रही थी। सूरज अपने कमरे में था, तभी उसका दोस्त अर्जुन उसके पास गया। उसे हैरानी का झटका लगा सूरज को देखकर कि वह अभी तक ऐसे ही बैठा था और तैयार ही नहीं हुआ था। अर्जुन उससे बोला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, अभी तुम्हें दूल्हा बनने के लिए सब आने वाले हैं। सूरज मुंह लटकाए बैठा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। मुझे पता है कि मेरे इस इनकार से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन यह कुछ ही दिन की कहानी होगी और फिर सब भूल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। पर मैं अपने पिता की खातिर अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ दांव पर नहीं लगा सकता। मैं ये शादी नहीं कर रहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सूरज को गुस्से में आकर झकझोर डाला, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें यही सब करना था तो पहले ही अंकल से बात क्यों नहीं की? इससे पहले कि सूरज कुछ जवाब देता, तभी बाहर से आई आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया, क्योंकि यह बुज़दिल था। गुस्से से दहाड़ते हुए ठाकुर विक्रम चौहान की आवाज़ दोनों के कानों में ऐसे गई जैसे किसी ने उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया हो। ठाकुर प्रताप आगे बोले, जो लोग धोखेबाजी करते हैं वह बुज़दिल होते हैं। यह धोखा तो दे सकता है मुझे, लेकिन मुझसे बात करने की इसमें हिम्मत नहीं हुई, जबकि इतने दिनों से मैं इसे लड़कियों के फ़ोटो दिखा रहा था। इतना कहकर ठाकुर प्रताप तेज़ कदमों के साथ बाहर निकल गए। हवेली के आंगन में नाच गाना और ढोल धमाके चल रहे थे। तभी उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, बंद कीजिए, यह सब रोक दीजिए। उनकी आवाज़ सुनते ही सबकी नज़रें विक्रम चौहान की तरफ उठी, जो राजा महाराजाओं से कम नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल और चेहरा तमतमा रहा था। तभी उनकी बहन दौड़ते हुए उनके पास आई और आकर उनसे वजह पूछी कि आखिर बात क्या हो गई। वह गुस्से में बोले, जाकर पूछो अपने लाडले भतीजे से, वह ये शादी नहीं करना चाहता। बाकी दूर खड़े सभी लोगों को मामला समझ में नहीं आ रहा था। विक्रम चौहान पूरी सच्चाई के साथ ज़िंदगी जीने वालों में से थे। अगर मामला इज्जत पर भी बन जाए तब भी वह सच्चाई के साथ डटे रहते थे, क्योंकि वह इसी बात को मानते थे कि सच बोलने से कभी नुकसान नहीं होता। ऐसे भी जब बेटा शादी करना ही नहीं चाह रहा था तो दुनिया से झूठ बोलकर ही क्या होता। तभी पीछे से उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एक पल को चौंक कर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन उनके पीछे खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था। वह विक्रम चौहान से कुछ कहना चाह रहा था, पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन की माँ के कानों में फ़ोन की घंटी की आवाज़ गई तो उन्होंने फ़ोन उठाया।
अर्जुन की आवाज़ सुनकर वह मुस्कुराई और पूछने लगी, अरे बेटा, शादी कैसी चल रही है? उसके बाद उनके चेहरे के भाव बदलते चले गए। बस वह इतना ही कह पाई, अच्छा ठीक है बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी ही उन्होंने नौकर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। अर्जुन एक बहुत संस्कारी लड़का था। हालांकि उसके पिता नहीं थे, पर उसकी माँ थी और वह भी करोड़ों की ज़मीनों और जायदाद की मालकिन थी। लेकिन घमंड उनके अंदर ज़रा भी नहीं था। वे बहुत सुलझे हुए दिमाग की औरत थी और बिल्कुल उन्हीं की तरह उनका बेटा अर्जुन भी था। वह हमेशा दूसरों के लिए दिल से सोचते थे और दिमाग से फैसला करते थे। अर्जुन ने डरते हुए अपना मोबाइल फ़ोन विक्रम प्रताप के हाथ में थमा दिया। विक्रम प्रताप को ऐसा लगा जैसे उनकी आधी परेशानी खत्म हो गई है। मोबाइल पर उनसे जो भी कुछ कहा गया था उसे सुनकर विक्रम प्रताप को तसल्ली तो बहुत मिली थी, ये उनके चेहरे के भाव बता रहे थे। जल्दी ही राजवीर सिंह के घर के सामने जाकर एक कार रुकी। इधर भी खुशियां, ढोल ढमाके, नाच गाना चल रहा था। गाड़ी में से एक औरत उतरी और सीधा राजवीर सिंह के पास पहुंची। उसने राजवीर सिंह से अकेले में बैठकर बात करने को कहा और साथ में मोहिनी को भी कमरे में बुलाया गया। तीनों में कुछ गहरी बातें चल रही थी। लोग नाचने गाने में मगन थे। इसके बाद वह औरत वहां से चली गई। राजवीर सिंह के चेहरे के भाव कुछ बदले हुए थे। थोड़ी ही देर बाद विक्रम प्रताप ने ऐलान किया कि बारात की तैयारी की जाए और फिर से नाच गाना शुरू हो गया। लेकिन जब दूल्हे को लाया गया तो सबकी ये देखकर हैरान रह गए कि दूल्हा सूरज नहीं बल्कि उसका दोस्त अर्जुन बना था। सभी ने आपस में कानों में बातें करनी शुरू कर दी तो एक बार पूरे आत्मविश्वास के साथ जोरदार आवाज़ में विक्रम चौहान बोले, हाँ, अर्जुन की ही शादी हो रही है, क्योंकि मेरे बेटे को ये शादी मंजूर नहीं थी। इंसान दौलतमंद हो या गरीब, एक पिता की इज्जत क्या होती है वह एक पिता ही समझ सकता है। ऐसे नाजुक मौक़ों पर एक पिता पर क्या गुजरती होगी, आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं और मेरे इस फैसले का कारण भी आप समझ गए होंगे। यह अकेले एक पिता की इज्जत का नहीं बल्कि एक बेटी के पिता की इज्जत का भी सवाल था। उसकी यह बात सुनकर सभी ने शोर मचा दिया और तालियां बजाईं। वही औरत जो राजवीर सिंह की हवेली गई थी यहाँ पर आई। जैसे ही कार से नीचे उतरी सभी लोग इस औरत को हैरानी की नज़रों से देख रहे थे। वह औरत पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना किसी बात की परवाह किए आगे बढ़ती जा रही थी। वह जाते ही विक्रम चौहान के सामने खड़े होकर मुस्कुराई। विक्रम चौहान भी उसे दूर से ही देखे जा रहे थे। जब वह उनके नज़दीक आई तो विक्रम चौहान ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। यह औरत और कोई नहीं, अर्जुन की माँ थी। विक्रम चौहान बस इतना ही कह पाए कि मैं आपका एहसान कैसे उतार पाऊंगा। अर्जुन की माँ रत्ना सिंह मुस्कुराकर कहने लगी, बहन हूँ, मैं अपना हक कभी भी मांग लूँगी। फिर खुशियों के साथ बारात राजवीर सिंह की हवेली पहुंची। वहां तो लोग यही समझ रहे थे कि अर्जुन ही विक्रम चौहान का बेटा है, लेकिन कुछ लोग यह सच्चाई जानते भी थे। पर राजवीर सिंह ने अपने गांव वालों पर इतना प्यार लुटाया था कि लोग उनके बारे में अच्छा ही बोलते थे। जैसे ही विक्रम चौहान राजवीर सिंह के सामने पहुंचे, उन्होंने शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुकाई और हाथ जोड़ लिए, लेकिन राजवीर सिंह ने उन्हें अपने गले लगा लिया और कहने लगे, आजकल बेटियों के और उनके माता पिता के बारे में इतना कौन सोचता है। ये बात सुनकर विक्रम चौहान ने यह इशारा अर्जुन की तरफ कर दिया कि आज के युग में भी अर्जुन जैसे बच्चे मौजूद हैं जो बड़ों की दिल की गहराइयों से इज्जत करते हैं। इस तरह से अर्जुन की शादी मोहिनी से हो गई और मोहिनी विदा होकर अर्जुन के महल जैसे घर में आ गई। इतनी बड़ी हवेली में अर्जुन और उसकी माँ के अलावा नौकर ही नौकर थे, इसीलिए उनके घर सूना था। अब उनके घर में बहू आ गई थी तो उनके घर में रौनक आ गई थी। राजवीर सिंह जी ने मोहिनी की पुरानी नौकरानी कमलाबाई को उसका ध्यान रखने के लिए उसके साथ ही भेजा था। हालांकि मोहिनी की ज़िंदगी में अचानक ही यह सब होना एक घटना जैसा था, लेकिन अर्जुन ने उसकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दी थी। अपनी ससुराल में वह बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके पिता राजवीर सिंह जी अपनी बेटी को खुश देखकर फूले नहीं समाते थे। एक पिता का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि जब उसकी बेटी अपनी ससुराल पहुंच जाए तो उसे वहां एक खुशियों भरी ज़िंदगी मिले। राजवीर सिंह का ये सपना पूरा हो चुका था। अपने पिता को याद करके अक्सर मोहिनी उदास हो जाती थी तो हर दूसरे दिन अर्जुन मोहिनी को उसके पिता से मिलवाने ले जाता। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। शादी के 1-2 महीने बाद ही मोहिनी के पास किसी की कॉल आई। वह नंबर नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन जब उसने कॉल रिसीव की तो जो आवाज़ उसने सुनी उसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसी तरह से उसके साथ 3-4 बार हुआ। हर बार अलग नंबर से कॉल आती। अब जब भी नए नंबर से कॉल आती तो वह कॉल कट कर देती थी, लेकिन उसे बार बार फ़ोन आने लगा।
अक्सर उसे फ़ोन डर के मारे उठा लेना पड़ता था कि कहीं उसकी सास या उसके पति को इस बारे में पता ना चल जाए। जब उसका पति या सास उसके कमरे में होते तो वह फ़ोन स्विच ऑफ करके रखती। वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी और वह इससे निकलना चाहती थी। हर समय वह अब इसी बारे में सोचने लगी थी। उसके चेहरे का रंग भी फीका पड़ता जा रहा था। अक्सर उसकी सास उससे पूछा करती कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, आखिर बात क्या है। लेकिन वह अपनी सास से क्या कहती, वह तो अपने पिता तक से ये बात नहीं बता सकती थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अगर कहीं उसके ससुराल में या उसके पति को इस बात की भनक भी लग गई तो क्या होगा। वह एक शरीफ लड़की थी और उसे अपने पिता की तरह इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी थी। एक दिन वह इसी तरह परेशान चेहरा लिए किसी सोच में गुम बैठी थी। तभी कमली बाई उसके पास आई और पूछने लगी कि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और बात को छुपा रही हो। अपनी अम्मा से बात कह देने से दिल का बोझ तो हल्का हो ही जाएगा। हो सकता है इस परेशानी का कोई हल भी मिल जाए। उनकी बात सुनते ही मोहिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सारी बात कमली बाई को बता दी। उसने बताया कि जब वह शहर कॉलेज पढ़ने जाती थी तब एक लड़का उसका पीछा करता था जिसका नाम अजय था। अब वह मुझे फिर से कॉल कर रहा है जबकि उसे पता है कि मेरी शादी हो गई है। कमली बाई कहने लगी कि बात तो बहुत बड़ी परेशानी की है, लेकिन मेरे पास एक योजना है, अगर आप कहो तो मैं आपसे बताऊं। मोहिनी ने कहा, जल्दी बताइए क्या किया जा सकता है इस मामले में। कमली ने कहा, अगले हफ्ते आप अपनी सास के साथ शादी में जा रही हो, बस आप किसी तरह बहाना करके यहीं रुक जाओ, फिर हम अपनी योजना को अंजाम देंगे। जिस दिन शादी में जाना था मोहिनी जानबूझकर फिसली और पैर में मोच आने का बहाना बना दिया। मोहिनी की सास कहने लगी कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे पास ही रुकेंगे। अर्जुन, तुम शादी में हो आओ। लेकिन मोहिनी ने कहा कि मेरे पास अम्मा तो है ना, आप जाइए, 1-2 दिन की तो बात ही है। इस तरह से अर्जुन अपनी माँ के साथ शहर चला गया। अब समय था कि मोहिनी और उसकी नौकरानी अपनी योजना को अंजाम देते। मोहिनी और उसकी नौकरानी ने खुद से फ़ोन नहीं किया बल्कि अजय के फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगे। शाम के समय एक अनजाने नंबर से कॉल आई। मोहिनी ने फ़ोन उठाया। अजय ही बात कर रहा था। वह अपनी वही ऊटपटांग बातें मोहिनी से करने लगा। तो मोहिनी ने कहा कि तुम मुझे धमकियां मत दो, मैंने अपने पति और अपनी सास को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तभी कमली ने फ़ोन हाथ में लिया और बोलना शुरू किया। हाँ बेटा, बोल, क्या परेशानी है तुझे? मैं मोहिनी की सास बात कर रही हूँ। तूने क्या समझा था कि मेरी बहू अकेली है और तू उसे यूँ धमकियाँ देगा? देख बेटा, तू अगर प्यार से मान जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर तू नहीं माना तो फिर मुझे तेरा कुछ इंतज़ाम करना ही होगा। तुझे तो पता ही है, हम ठाकुर तो वैसे ही सिर फिरे होते हैं, जब मारने पर आते हैं तो नहीं देखते कि आदमी जिंदा बचा भी है या नहीं। पुलिस और कानून तो हमारी मुट्ठी में ही है। अब अगर कभी भी तूने मेरी बहू को किसी भी तरीके से परेशान किया तो उसका अंजाम तो भुगतने के लिए तैयार हो जाना। अभी कमली बाई की बात पूरी नहीं हुई थी कि उधर से फ़ोन कट कर दिया गया। कमली बाई एक ज़ोरदार ठहाका मारकर हंस पड़ी। मोहिनी परेशान चेहरे के साथ उन्हें देख रही थी। वह बोली, काम हो गया मोहिनी। उसने डर के मारे फ़ोन ही काट दिया। उसे ही विश्वास हो गया कि मैं तुम्हारी सास ही हूँ, अब वह तुम्हें देखना कभी भी परेशान नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद मोहिनी के पास कभी भी अजय का फ़ोन नहीं आया। कमली बाई की योजना काम तो कर गई थी, लेकिन ऐसे मामलों में हमेशा अपने बड़ों या अपने माता पिता से बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। फिर कमली ने इस बारे में मोहिनी के पिता को दबे शब्दों में बता भी दिया था ताकि मोहिनी की ज़िंदगी में आगे कोई परेशानी ना आए। और राजवीर सिंह ने भी उस लड़के अजय के पिता को अजय के साथ अपनी हवेली बुलवाया और उनको सारी बात बताई। तो अजय के पिता ने सारी बात बताई तो अजय के पिता ने अपने बेटे को उन्हीं के सामने खूब फटकार लगाई और अजय से वादा लिया कि अब वह कभी भी ज़िंदगी में ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी